हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वीडियो संविधान सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें संविधान के परिचय और संविधान के निर्माण के विषय में जानकारियां दी हुई है। संविधान सीरीज के पार्ट 3 में हम संविधान की प्रस्तावना और उसके शब्दों को डिटेल्स में समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रस्तावना हमारे संविधान का वो भाग है जिसमें पूरे संविधान का सार निकालकर लिख दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वे बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, ये हम सब जानते हैं। और इसका प्रूफ है हमारे संविधान की ये प्रस्तावना, जिसमें पूरे संविधान के 22 भागों का निचोड़ सार निकालकर केवल 15 से 20 लाइनों में लिख दिया गया है। अगर भारत को जानना है, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति भी जो कभी भारत नहीं आए हैं और यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा है, अगर सिर्फ प्रस्तावना को कोई पढ़ लेता है तो वो एक आइडिया लगा सकता है कि हमारा भारत कैसा है। इतनी खूबसूरती है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की जो खूबसूरती है वो तो पूरी दुनिया में एक मिसाल है ही, लेकिन प्रस्तावना की तो बात ही अलग है। सिर्फ 15 से 20 शब्दों और 10 से 12 लाइनों के जरिए हमारे भारत की विशेषता को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तावना के जरिए ये पता चलता है कि हमारा देश किस तरह काम करता है, शासन प्रणाली कैसी है, कौन से मूल अधिकार है यहाँ के नागरिकों का, क्या कर्तव्य है देश के प्रति, इन सब का एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है प्रस्तावना को पढ़ने से। प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना की उत्पत्ति या प्रस्तावना अस्तित्व में कैसे आई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है हमारी प्रस्तावना। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना या प्रीएम्बल का एक नाम उद्देशिका भी है। ये तो हो गई प्रस्तावना की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे इसके तत्व या सोर्स की, कि किन किन तत्वों से मिलकर प्रस्तावना बनी है। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम एलिमेंट्स तत्व की बात करते हैं तो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं सभी किसी न किसी तत्व से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय का अगर हम पूछेंगे कि चाय किन तत्वों से मिलकर बना है, तो हम बताएंगे कि पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती, इन तत्वों को मिलाकर जो बना है वो चाय है। तो ये सारी चीजें चाय का तत्व हो गया, एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही प्रस्तावना भी किन चीजों से मिलकर बना है, इसके तत्व और सोर्स क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला सोर्स या तत्व है संविधान को अधिकार देने का स्रोत। वो कौन सा सोर्स है जो हमारे संविधान को अधिकार देता है? वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग वो स्रोत हैं जो हमारे संविधान को अधिकार देते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही भावनाओं के साथ इन शब्दों को लिखा गया है, क्योंकि जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से तो हम आजाद हुए ही, उसके पहले भारत में जो राजतंत्र था उससे भी हमें आजादी मिली। अंग्रेजों और इस राजतंत्र की गुलामी से लोगों में इतना गुस्सा, इतना रोष था कि संविधान की प्रस्तावना को लिखते समय उसे दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी गई। ना ही किसी धर्म, ना किसी जाति विशेष, न कोई एक इंसान, बल्कि इस प्रस्तावना की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें सबसे पहले भारत के लोगों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि लोगों को सबसे ज्यादा महत्व देना है। उन्हीं के लिए ये संविधान बनाया गया है। तो पहला तत्व, पहला सोर्स जो है वो हमारा है संविधान को अधिकार देने का स्रोत, और वो स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, हम हैं वो स्रोत। दूसरा तत्व है भारतीय राज्य की प्रकृति। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का नेचर कैसा है। ये हमारा दूसरा तत्व है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये 5 वो शब्द हैं जो हमें हमारे देश का नेचर बताते हैं। इस तत्व को समझने के लिए हमें इन 5 शब्दों के अर्थ को समझना होगा, जिससे पता चलेगा कि हमारे देश का नेचर कैसा है, हमारे देश की प्रकृति कैसी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारे देश के लोग गुलामी और राजतंत्र से त्रस्त हो चुके थे, इसलिए संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में शब्द जोड़े हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ है अब भारत में किसी भी बाहरी या आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में किसी बाहरी ताकत का न दबाव न हस्तक्षेप होगा, न ही यहाँ की जनता किसी के अधीन है। यहाँ के नागरिक बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश है, अपने निर्णय खुद ले सकता है और खुद पर ही डिपेंड है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही अर्थ है।
समाजवादी। हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लिखा है। ये समाजवादी शब्द कार्ल मार्क्स की देन है। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में जो समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित है। एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के बीच के संघर्ष को बताया गया है। हमारी प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो भाईचारे के साथ है, न कि वर्ग संघर्ष वाला है। समाजवादी शब्द शुरुआत में हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा ये शब्द समाजवादी जोड़ा गया है। फ्रेंड्स देखिए, हम पूरी तरह समाजवादी नहीं हैं, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया है। इसलिए हम पूरी तरह तो समाजवादी नहीं हैं, लेकिन इस शब्द को लिखने का उद्देश्य है पूरे समाज के हित में किए गए कार्य के संदर्भ में, यानी पूरे समाज का हित। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता, ये तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के कुछ इम्पोर्टेंट केस, जैसे बेरूबारी 1960 का केस, जिसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 के केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने अपना पूरा विचार बदलकर फिर निर्णय दिया और कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, बहुत ही मुख्य अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी के संविधान में किया जा सकता है। तो जैसे ही 1973 में ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तब इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया और इन तीन शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, जो 42वां संशोधन था 1976 में। इसके पहले मूल प्रस्तावना में ये तीन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द नहीं थे। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों शब्द अलग अलग हैं। धर्म निरपेक्ष बहुत ही संकीर्ण शब्द है, इसकी जो धारणा है बहुत ही नैरो है, लेकिन पंथ निरपेक्ष का एरिया ब्रॉड है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश नास्तिक है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारा देश, हमारा राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। सर्वधर्म सम्मान वाली भावना से देश कार्य करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि देश किसी एक धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी को आजादी है अपने धर्म मानने का। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। इसलिए हमारे प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष है वो निगेटिव सेंस वाला नहीं है, बल्कि हमारा देश सभी धर्मों को अपनाता है, उनका सम्मान करता है। इसलिए इन शब्दों से हमारे देश का नेचर, प्रकृति मालूम होती है, जो बहुत उच्च और खूबसूरत है। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। इस शब्द को तो लिखना ही था प्रस्तावना में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, क्योंकि इसी के लिए तो 200 वर्षों से संघर्ष की जा रही थी। अब्राहम लिंकन की जो लाइन है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है। हमारे देश में भी जनता का शासन है। लोगों द्वारा सरकार चुन कर आती है और लोगों के लिए उनके हित में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक है। डेमोक्रेसी को हमारे इंडिया ने अपनाया है। अगला शब्द है गणराज्य। लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़ने के बाद भी संविधान निर्माताओं ने गणराज्य शब्द को क्यों जोड़ा? तो देखिए, ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि संविधान निर्माता कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। लोकतंत्र से मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। और गणराज्य जोड़ने का मतलब है कि ये क्लियर हो जाए कि हमारे देश का कोई भी पोस्ट, कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख पद राष्ट्रपति का पद, वो भी निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। इसलिए गणराज्य शब्द लिखा गया है ताकि ब्रिटेन की तरह हमारे देश में भी डेमोक्रेसी और राजशाही व्यवस्था साथ साथ न चलती रहे। इसलिए क्लियर करने के लिए कि देश का कोई भी पद जनता के हित में काम करेगा, यह गणराज्य शब्द लिखा गया है। इन 5 शब्दों संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य से हमारे देश का नेचर पता चलता है, हमारे देश की प्रकृति पता चलती है, हमारे देश की प्रकृति कैसी है ये पता चलता है। तीसरा तत्व है उद्देश्य। भारत के संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था? प्रस्तावना में ये जो शब्द हैं जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ,
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये इतनी लाइन हमारे संविधान को बनाने, उसे लागू करने का उद्देश्य बताती है। उद्देश्य के अंतर्गत जो पहली बात आती है वो है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा समता और चौथा है बंधुता। ये 4 प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। अब देखिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी देश के नागरिकों की न्याय की बात की गई है। किसी भी देश के हर एक नागरिक 3 तरह की न्याय चाहते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। संविधान सभा के सदस्यों का सामाजिक न्याय जोड़ने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे समाज के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ऊंच नीच, जातीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी जब तक संविधान नहीं लागू हुआ था। लोगों को SC, ST और OBC के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को काफी संघर्ष करना पड़ा और कई संघर्षों के बाद जब उन्होंने संविधान बनाया तो देश के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय के तहत समानता का अधिकार दिया। सार्वजनिक तालाब से पानी पीने तक की समानता नहीं थी। एक खास वर्ग खुद को ऊंचा और बाकियों को नीच की भावना से व्यवहार करता था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो सामाजिक न्याय के तहत सभी नागरिकों को सामाजिक समानता का अधिकार मिला, चाहे वो SC, ST, OBC हो या फिर कोई उच्च सुवर्ण हो। ये है सामाजिक न्याय का मतलब। दूसरा है आर्थिक न्याय। जब देश में राजतंत्र था तब पूरा अर्थव्यवस्था का मामला या पूरा राजकोष भरा रहता था सिर्फ राजा का। प्रजा को कोई अधिकार नहीं होते थे, लेकिन देश के नागरिक चाहते थे आर्थिक न्याय हो, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय लिखा गया। फ्रेंड्स, ये तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक DPSP का भाग है। आर्टिकल 38 राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को निश्चित करे और संविधान का आर्टिकल 39 यह कहता है कि राज्य का ये भी कर्तव्य होगा कि वो आर्थिक गतिविधियों या अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण ना होने दे। मतलब आर्थिक लाभ सभी को मिलना चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या एक खास वर्ग तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य होगा कि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि हमारे समाज में आर्थिक न्याय होनी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से मतलब है प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार, जो पहले नहीं था। संविधान लागू होने पर भारत के सभी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वोट कर सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या जेंडर का हो। ये है राजनीतिक न्याय। साथ ही जिस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन राजनीति में नहीं है या बहुत कम है, उसे आगे लाने के लिए आरक्षण की सुविधा। इसलिए पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें 33% आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए, और यही आरक्षण लोकसभा में भी देने की बात चल रही, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। राजनेताओं का इस ओर ध्यान ही नहीं गया है। शायद महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से लोग डरते हैं। कारण जो भी रहा हो, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन पंचायत चुनाव में महिलाओं के 33% आरक्षण है। न्याय देने का एक्चुअल मीनिंग है कि यदि कोई वर्ग, कोई जाति पिछड़ गई है तो उसे उस रेस की दौड़ की लाइन तक लाने के लिए आरक्षण की सुविधा भी की जाए, क्योंकि वर्षों से SC, ST, OBC और खासकर महिलाओं का इतना शोषण हुआ है कि इस वर्ग को पढ़ने, समाज में सबके साथ उठने बैठने तक का अधिकार नहीं था। इसलिए आरक्षण जरूरी है न्याय के लिए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये शब्द हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता के शब्द हैं। इसे ही संविधान में फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो है मूल अधिकार। इसके अलावा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक, ये भी हमारे मूल अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27, 28। अब है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक मूल अधिकारों में समानता के लिए बहुत डिटेल में बताया गया है, लेकिन प्रस्तावना में ये 2 शब्द दिए गए हैं, समता के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हमारे भारत के संविधान का ये उद्देश्य है कि यहाँ के सभी लोगों को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता होनी चाहिए। अगला है उन सब में व्यक्ति की गरिमा, लाइफ विथ डिग्निटी।
भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी बनाए रखे। ये मूल अधिकार भी है हमारा। संविधान के आर्टिकल 21 को प्रस्तावना में भी क्लियरली लिख दिया गया है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इन शब्दों को इसलिए लिखा गया है ताकि देश के नागरिक भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। सिर्फ देश ही सारे काम नहीं कर सकती है। जब तक भारत के नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, तब तक हमारा संविधान चाहे कितना भी अच्छा लिखा गया हो, वो हम पर लागू हो ही नहीं पाएगा। इसलिए देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस समय की सरकार ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रस्तावना में जोड़ा था। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखें। इसके बाद है सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। 5वां फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि हमें भाईचारे और बंधुत्व को देश में बढ़ाना है। ऐसे काम करने हैं जिससे देश में भाईचारा, बंधुत्व बढ़े। ये सारी चीजें हमारे संविधान का उद्देश्य है, जो प्रस्तावना में इन शब्दों को इस्तेमाल कर संक्षेप में लिखा गया है। पहला न्याय, फिर स्वतंत्रता, समता, फिर है बंधुता। अब तक मैं आपको 3 एलिमेंट के बारे में बताई हूँ। पहला था संविधान को अधिकार देने का स्रोत क्या है। दूसरा था हमारे देश का नेचर कैसा है। तीसरा एलिमेंट है संविधान निर्माताओं का उद्देश्य। अब लास्ट एलिमेंट है संविधान को लागू करने की तिथि। ये चौथा तत्व है। ये चौथा तत्व ये बताता है कि संविधान भारत में कब लागू किया गया। ये संविधान की मौजूदगी और इसके अस्तित्व को बताता है। इसलिए हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि संविधान लागू करने की तिथि क्या है। ये लाइंस जो हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन संविधान पूरे भारत में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण ये था कि लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वराज की इच्छा के साथ ये घोषणा की गई थी कि हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा आज़ादी मिली तो उन्होंने 15 अगस्त को देश को आज़ादी दी। ये अंग्रेजों का फैसला था। लेकिन जब संविधान बना तो हमारे देश को पूरा अधिकार था तारीख चुनने का। इसलिए स्वराज की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। अब जानते हैं इन 3 शब्दों का अर्थ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसके बाद हमारे प्रस्तावना का संपूर्ण अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट करना। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है किसी चाइल्ड को एडॉप्ट करना, ठीक वैसे एडॉप्ट का मीनिंग ही है अपना लेना, अपने परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेना। वो पूरी तरह आपका है। ठीक संविधान को भी हम भारत के लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है, मीन्स कि अपना बना लिया है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भारतीयों के लिए परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह है, हमारे जीवन का हिस्सा है। ये मतलब है अंगीकृत का। इसके बाद है अधिनियमित। अधिनियमित से मतलब है इनेक्ट करना, मीन्स हम भारत के लोग संविधान को अधिनियमित करेंगे। यानी हम भारत के नागरिक ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपना संचालन इस संविधान के अनुसार करेंगे। हम संविधान के अधीन हैं और संविधान के अधीन रहते हुए हम खुद को नियमित कर रहे हैं। अधिनियमित का मतलब है कि हमारा संविधान हम पर लागू है और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब है आत्मार्पित। ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को पूरे मन से संविधान को अर्पित कर दिया है। बोलचाल की भाषा में आत्मा को अर्पित कर दिया है। इसी के साथ हमारी प्रस्तावना यहाँ समाप्त होती है। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के जरिए आपको प्रस्तावना के हर एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। और हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने संविधान को अच्छे से समझें, तभी तो एक डेवलप कंट्री स्थापित कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले आगे के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।